तो मैं ये कह रहा था इसका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड 24 घंटे होता है, तो इस सैटेलाइट को भी ऑब्वियसली 24 घंटे में अपनी पोजीशन पे वापस आना पड़ेगा, तभी वो एक ही पॉइंट के हमेशा ऊपर ही दिखेगी। ठीक है, एक टाइम पीरियड वाला फंडा हो गया। और एक और चीज, अर्थ जो रोटेशन करती है, रोटेशन कौन सी डायरेक्शन से कौन सी, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन जो होती है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ की रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यस, अर्थ जो रोटेट करती है वो करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो वही सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो इस सैटेलाइट की भी होना चाहिए, ये भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमेगी, नेचुरल सी बात है ना। ठीक है, चलो ये तो बेसिक चीजें हैं। और इसकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वाली जो हाइट है h, इस h की जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के आसपास होती है, ये 35,900 कुछ होती है, तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 36,000 किलोमीटर। अब तुम लोग टाइम निकालना है, हमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना इस क्वेश्चन में। स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड, रेडियो वेव इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके। Radio wave is an electromagnetic wave which travels with the speed of light. Distance twice हो जाएगा इसका, जाने का और आने का। Go and come back है ना, तो जाने आने का दो बार 72,000 किलोमीटर लेना पड़ेगा। ओके, 95 तक सर वैसे सर 94 में सर वैसे तो मुझे पता है कि ग्रेविटेशन इंटेंसिटी जी को ही कहते हैं। अच्छा, लेकिन सर यहाँ पर ई का मतलब क्या हुआ, मतलब यहाँ पर ई भी एक ऑप्शन दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एक मिनट यार, 90 ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ओके सर। तो उसके बाद जो 96 में पीछे आंसर गलत दिया हुआ। 96 में आंसर गलत दिया हुआ। Where will the body weigh minimum? क्या दे रखा है इसका? सर बी दिया हुआ है। बी दिया हुआ है? और डी आना चाहिए इसका। हाँ डी आएगा, वेटलेस होएगी वहां पे। मैक्सिमम कर लो इसको फिर, अगर डी बी दे रखा है तो मैक्सिमम कर लो, अदरवाइज आंसर चेंज कर लो। चलो पता तो है ना तुम लोगों को। अच्छा मुझे ये बताओ, ए और सी में से कहां पे ज्यादा होगा वेट? टाइप करके बताओ, ए और सी में से वेट ज्यादा कहां पे होगा? नहीं अप्रोक्सीमेटली तो ठीक है, लेकिन टू बी प्रिसाइज बताओ मेरे को। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी
आंसर अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि दो ही तो ऑप्शन हैं, ए या सी, इसलिए बताओ जल्दी एवरीवन, आंसर सबसे आना चाहिए। आज जो उस दिन एब्सेंट थे वो हैं आज क्लास में? तो आंसर वैसे तो ज्यादा बच्चों ने तो सी बोला है, बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ए बोला है। ओके, तो इसको सीधा डिस्कस करते हैं हम। हमें पता है ना, हाइट के लिए डेल्टा जी बाय जी क्या होता है, 2h/r, मतलब माइनस 2h/r, और डेप्थ के लिए डेल्टा जी बाय जी होता है माइनस d/r। तो हाइट में ज्यादा तेजी से कम हो रही है जी, या डेप्थ में ज्यादा तेजी से कम हो रही है जी? हाइट। हाइट। हाइट में ट्वाइस रेट से, हाइट में ट्वाइस रेट से जो है वो जी की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर 100 मीटर लेंगे, सेम हाइट है, मतलब सेम डिस्टेंस सेम है दोनों जगह, तो जी की वैल्यू हाइट वाले केस में ज्यादा कम हो जाएगी, तो वेट जो है वो डेप्थ में ज्यादा आएगा। तो आंसर इज सी। मैंने पूछा था ज्यादा कहां पे होगा, तो इसलिए इट विल बी ऑन सी, सी ऑप्शन, डेप्थ ऑफ 100 मीटर्स। चमक गया ना जिसने भी ए लिखा था? नहीं चमका तो तुम दोबारा पूछ सकते हो मुझसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 तक खत्म। ओके, प्रेशर वाली पे चलते हैं। सर इसमें फर्स्ट में मतलब सीधा नहीं आया सर, पहले मैंने मतलब कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड निकाली, फिर उससे परसेंटेज आउटसाइड है। हाँ ठीक है, इसमें देखो हमें, अरे यार एक मिनट, उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे यार कहाँ गया, जस्ट अ सेकंड। हाँ ओके, हाँ अब बोलो नमन, क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि पहले तो मतलब मैं सीधा इनसाइड की निकाली मैंने परसेंटेज, फिर उससे मतलब 100 माइनस करके आउटसाइड की निकाली परसेंटेज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके, मतलब वैसे ही कर सकते हैं। वी इन अपॉन, तुम लोगों को फॉर्मूला याद है, इसमें क्या लगाएंगे हम? वी इन अपॉन वी आउट। वी टोटल इक्वल टू रो वन रो लिक्विड। हाँ, वी इन इज इक्वल टू, ये ना, वी इन अपॉन वी आउट इज इक्वल टू रो ऑफ सॉलिड अपॉन रो ऑफ लिक्विड। रो ऑफ सॉलिड हमने को 900 दे रखा है, लिक्विड लिक्विड का 1000 दे रखा है, तो वो आएगा 9/10। तो अगर इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगी। तो 90% जो है वो इनसाइड है, 90% अंदर है उसके, और तो 10% जो है वो बाहर होगी आइस, है ना। हम क्लास में भी अगर आइस डाल ले तो वहां पे भी ऐसे ही होता है, तुम लोग चेक कर सकते हो। थोड़ी सी आइस हमें बाहर दिखती है, ज्यादा आइस 90% अंदर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। 80 सर kg। सर फिर यस, सर इसमें वॉल्यूम तो निकल गया 1/5 मीटर क्यूब, फिर उसके आगे नहीं आया।
ओके फिर वो फिर वॉल्यूम से सर मास पर यूनिट सर वॉल्यूम से मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट डेंसिटी लगाएंगे तो वॉल्यूम पर लगेगी तो उससे आ जाएगा किसने कर लिया ये? सर नमन नमन, तुम्हारा 80 तो के पता है, बाकी बाकी रेज योर हैंड जिसने कर लिया। ओके, तो 5 people, 6 have done this, 7 ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमें क्या दे रखा है, द लॉग ऑफ वुड ऑफ मास 120 kg, what weight can be put on this raft to make it just sink। तो हमें वो वेट बताना है कितना इसके ऊपर रखते ताकि वो जस्ट सिंकिंग वाले केस में आ जाए। ठीक है, तो अपने को पहले देखो फर्स्ट केस 1 इनिशियली हमें क्या था? सर वैसे सर इसमें ये अप्रोक्सीमेशन ली थी कि सर जो वेट रखेंगे उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगी। वो लेना ही पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा, जरूरत नहीं है उसकी। राफ्ट तो पता नहीं ये होती है, ठीक है। तो दिस इज द राफ्ट, वो लकड़ियों की जो बनी होती है। तो इसमें कुछ जो राफ्ट में कुछ जो हिस्सा जो है वो पानी के बाहर होगा, कुछ हिस्सा जो है पानी के अंदर होगा, इनिशियली ऐसे होगा। ठीक है, और इसका जो मास है कैपिटल M, उसकी हमें दे रखी है वैल्यू 120 की। राइट, अब इस पे क्या किया हमने, इस पे एक और बॉक्स रख दिया सपोज मास स्मॉल m का, सच दैट ये जस्ट फ्लोट या जस्ट सिंक कर रही है। तो इस पे एक डब्बा और रखा है मैंने, ताकि ये जस्ट फ्लोट कर रही है मतलब, या जस्ट सिंक कर रही है, इसका मतलब हो गया पानी यहां तक है बिल्कुल। तो ये जो राफ्ट है ये बिल्कुल जस्ट इंसर्टेड है पानी के अंदर, इट इज जस्ट सिंकिंग। राइट, तो हमें फाइंड करना है ये डब्बा छोटा m ये कितना है। ओके, तो अब हम ये जो केस है दिस इज द केस ऑफ फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग के केस में क्या होता है, वेट ऑफ द सॉलिड या ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, या फिर इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू बाइंड फोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ द सॉलिड में कौन कौन है, वेट इज mg है ना, m इसको लिख देंगे m प्लस mg इज इक्वल टू बाइंड फोर्स का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड इंसर्टेड इनटू g तो उड़ा दो चलो। तो कितना 120 प्लस m इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1000 इनटू वॉल्यूम इनसाइड, वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ द सॉलिड कौन है, कितना मास है अंदर इनसाइड वाले का कितना है, 120 डिवाइडेड बाय इसकी जो डेंसिटी है वो दे कितनी दे रखी है अपने को, 600 इनटू जी तो हमने काट दिया। तो यहां से सॉल्व करके हमारे पास m जो आएगा वो आएगा 5 हाँ 200 माइनस 120 दैट इज 80 kg। ठीक है, तो दिस विल बी दी मास जो हमने ऊपर रखा है उसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सर थर्ड का सर सबमरीन में कैसे मतलब कौन सा प्रिंसिपल होता है समझा दो सर, आर्किमिडीज कैसे मतलब लगेगा। आर्किमिडीज में कैसे, यस सर, आर्किमिडीज वही है सबमरीन, पता है कैसे काम करती है इनमें, सबमरीन का फंडा ऊपर नीचे मतलब कभी ऊपर आ जाती है कभी नीचे। बैलेंस टैंक होता है सर, मतलब उसमें पानी भरता है, बस आर्किमिडीज कैसे लगाइए मेरे को बता दो, मतलब पास्कल लॉ भी लगता है। हाँ उसमें ना उसमें एयर कैबिन्स होते हैं, एयर शेल्स होते हैं, जिसमें क्या करते हैं वो, देखो व्हाट दे डू इज दे सेव देयर एनर्जी फॉर द मोशन ऑफ द सबमरीन, मतलब अप या डाउन करने के लिए सबमरीन को, मतलब लेवल रेज या लो करने के लिए। ठीक है, उसमें वो एनर्जी वेस्ट करते, दे यूज मिनिमल एनर्जी जस्ट टू पंप आउट या इन द वाटर।
तो पंप जब आउट करेंगे पानी को तो उसकी नेट डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी, अंदर हवा हवा रह जाएगी, है ना। तो पानी को जब बाहर फेंक देंगे तो अंदर हवा रह जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इट विल स्टार्ट कमिंग अप और वो फ्लोट करने लगती है ऊपर, थोड़ा सा हिस्सा जो ढक्कन सा उसका बाहर आ जाता है सबमरीन का, ठीक है। अगर उसमें पानी भर लेंगे वो, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी और वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है सबमरीन का ठीक है। काम करने का। क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, सर, लार्ज शिप। हाँ बोलो। सर 5 में सर 5 वही कह रहा हूँ सर 5। हाँ नहीं, और कोई भी बोल रहा था, कौन बोल रहा था? डाउट सर, थ्योरेटिकल डाउट है, मतलब क्या है? हाँ आदित्य। A large ship can float but a steel needle sinks because वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसमें है ही नहीं। सर यहाँ पर इसमें सरफेस टेंशन नहीं मानेंगे, सरफेस टेंशन। टेंशन भी तो हो सकती है, उससे भी तो होता है कुछ शायद, जितना यार सर एक मिनट सुनो। सरफेस टेंशन के कारण स्टील नीडल सिंक नहीं करती, उल्टा है ये, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। यस सर ठीक है सर। लार्ज शिप कैन फ्लोट बट स्टील नीडल सिंक्स। सरफेस टेंशन उसको सिंक करने से बचाती है नीडल को। तो फिर ये स्टेटमेंट ही गलत नहीं है, मतलब गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, तो स्टील बिल्कुल नहीं फ्लोट गलत कर है सर वैसे। है। क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से, इसमें देखो दोनों तरीके से बन सकता है ना क्वेश्चन। आपको अगर ये पूछा जाए कि अ स्टील नीडल डज नॉट सिंक बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि अब देखो सरफेस टेंशन का जो फंडा है वैसे तो 11th में पढ़ेंगे, बट उसको फ्लोट कराने के लिए ना स्टील नीडल को हमें उस पर थोड़ी सी वैक्स लगा के बहुत ही जेंटली प्लेस करना पड़ता है, यस सर। क्या हुआ? ठीक है, ताकि वो पानी की सरफेस को ना प्रिक ना कर दे। उसमें अगर पानी की सरफेस को प्रिक कर दिया तो वो डूब जाएगी, ठीक है। तो वो कंसेप्ट डिफरेंट है बिल्कुल। यहाँ पे ये शिप और नीडल को कंपेयर कर रहा है, तो शिप और नीडल को तो कंपेयर करेंगे तो फिर तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा ना। अब लार्ज शिप कैन फ्लोट ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी आ सकती है आंसर उसका तो इसमें नन ऑफ दीज आएगा, इसमें है ही नहीं मेरे ख्याल सर। तो none of these दिया होगा। डेंसिटी आ सकता है क्योंकि आर्किमिडीज डेंसिटी पे होती है शायद। सर डेंसिटी नहीं आनी चाहिए वैसे तो। डेंसिटी यस भी आ सकती है, यस यू आर राइट, डेंसिटी भी आ सकती है। आंसर क्या दिया हुआ इसका? नन ऑफ कौन सा दिस। क्वेश्चन था ये? नन ऑफ दिस दिया हुआ, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। हाँ पर ऐसा ना मान लो कि स्टील सेम है दोनों में शायद। वो दिया तो नहीं हुआ ना पर सर। क्या है यार, स्टील की तो चलो डेंसिटी सेम होती है, बट डेंसिटी हम ऑब्जेक्ट की लेते हैं ना एज अ होल। यस सर, तो उसमें एयर भी हो सकती है। हाँ सर वैसे लेकिन सर शिप में तो सर स्पेशल एरिया होते हैं जहाँ पर डेंसिटी कम रखी जाती है इसके लिए। हाँ तो इसलिए तो होल एज अ होल शिप की डेंसिटी जो है वो कम होती है। नहीं यार, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही आएगा, डेंसिटी विल नॉट बी द ऑप्टिमल आंसर। सर फिर सर पहले वाले में सर जो मतलब कि थर्ड है, फिर उसमें सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे आ गया सर? उसमें डेंसिटी कंसेप्ट ही लग रहा था। वो यार आर्किमिडीज प्रिंसिपल में लगता तो फंडा बायन्ड फोर्स का ही है ना। तो बायन्ड फोर्स इन टोटल मतलब रिलेट तो ये डेंसिटी से ही शुरू होता है, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी एज अ होल की बात होती है ना। तो खैर Yes, थर्ड sir. में तो डेंसिटी वाली ऑप्शन ही नहीं है, तो वहां तो है ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे वो डेंसिटी दोनों स्टील हैं तो डेंसिटी नहीं बोल सकते हम डेंसिटी, या तो लिखा होता डेंसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब बेसिकली ये प्रिंसिपल दिया था ना आर्किमिडीज ने, तो आएगा वही, या बायन्सी लिखा होता तो वो आता है ना। और डेंसिटी वर्ड यूज नहीं किया तो फिर हम भी उसे यूज नहीं कर सकते, हम भी उसे यूज नहीं कर सकते फिर अगर उसने यूज नहीं किया था डेंसिटी अगर वर्ड। यूज करना है तो लिखो ना, प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी एज अ होल, मतलब डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मटेरियल हमें अगर कंफ्यूज करेगा ये चीज, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल पे, है ना। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल तो स्टील है दोनों जगह, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 8 सर 7 डाउट है। सर 8 सर 8 में एक मिनट नमन, एक मिनट। 7th है, 7th में a candle of diameter d is floating on liquid in cylindrical container दे रखा है, ठीक है। देखो the candle is burning at 2 centimeter per hour। कैंडल जो है
कैंडल पानी के ऊपर और पानी के अंदर दोनों तरफ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। तो अगर जो कैंडल है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा जल जाती है, तो मतलब 1 घंटे बाद ये L-2 बचेगी लेंथ टोटल, ठीक है। तो अगर अब देखो इसका जो डेंसिटी है वो इस हिसाब से है, मतलब डेंसिटी आती है उससे, ताकि ये डेंसिटी इसकी जो लेंथ है वो हाफ ऊपर रहे हाफ नीचे रहे, ठीक है। तो मतलब जब 2L-2 बचेगी तो L-1 ऊपर होगी और L-1 अंदर होगी। तो 1 घंटे बाद ये L-1 बचेगी, ये भी L-1 बचेगी, उसके 1 घंटे बाद ये L-2, ये L-2 एंड सो ऑन। गेटिंग मी? इक्वल रखने के लिए ये जो 2 सेंटीमीटर है वो आधा आधा बढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपने को टॉप ऑफ द कैंडल विल फॉल एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर आवर। गॉट इट अंशिका? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 नमन। सर 8 है? में सर मेरा ये सर 8 में सर मेरा 1.88 आंसर आ रहा था, इसमें सिर्फ 1.94 दिए हो। बाकियों का क्या आ रहा है? कोई नहीं। बाकियों का आंसर क्या आ रहा है 8 में? फिर सही आ रहा जो दिया है। दोबारा चेक कर लेना नमन फिर एक बार। सही आ रहा है। उसे 3 बार चेक किया सर, वैसे मेरा अप्रोक्सीमेशन तो कोई नहीं दी थी मैंने। फिर तो यार आना चाहिए यार, सबका आ गया ना। सिल्वर is held by a string completely immersed in liquid of density relative density RT दे रखी है। टेंशन इसमें तो FBD बनानी है यार, इक्वेट करना है, sum of forces equal to 0 कर दे बस, और क्या। टेंशन प्लस FB is equal to mg। कैलकुलेशन मिस्टेक वही की है सर। और तो I want 3 बार चेक I किया want नमन I want Naman to correct your I want Naman to correct his calculation mistake himself. Will you do that? Yes sir. Good. Question number 9. शेयर करूं क्या स्क्रीन? नाइन 10 किसी और का है? लतिका 8 और लोगों ने भी पूछा। नमन 8 किस किस का डाउट है? कशिश, अंशुमन, लतिका, ओके। चलो मैं स्टिल फिर मेथड बता देता हूँ, कैलकुलेशन तो तुम लोगों को खुद ही करनी है इसकी। सिल्वर इन गॉड, देखो वी हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच वेज 2.1 kg, एक्चुअल वेट उसका ट्रू वेट दे रखा है हमें, W is equal to 2.1 kg मतलब into G 2.1 G, right, is held by a string and completely immersed in a liquid of RD 0.8। इसकी FBD बनाएंगे, mg लगेगा नीचे, ऊपर लगेगा टेंशन T और एक लगेगा FB। समेशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो हम बोलेंगे T प्लस FB इज इक्वल टू mg। तो टेंशन हमें फाइंड करनी है, विच विल बी mg माइनस FB। m की वैल्यू 2.1 G दे रखी है। बाइंड फोर्सेस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इमर्ज्ड इनटू G। G तो कॉमन ही आ गया, 2.1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू दिस इज वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू G। G तो कॉमन आया हुआ है, तो G इंटू 2.1 माइनस
मास ऑफ सॉलिड की वैल्यू कितनी है 2.1 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड दिस थिंग इज RD. ठीक है, राइट right? और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें दे रखी है 10.5 एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें दे रखी है 0.8. दिस इज G इंटू 2.1, भी कॉमन निकाल लो, इंटू 1 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 10.5. you'll get the answer. इसके बाद का कार्यक्रम आप खुद करेंगे. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, 16. 16 says a solid solid sphere of density n times eta times eta है वैसे, चलो n ले लो उसको, n times lighter than water is suspended. हल्का है मतलब obviously ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, suspended in a water tank by a string tied to its base. ठीक है, if the mass of this sphere हमें दे रखा है, tension in the string. Okay, तो टेंशन हमें फाइंड करनी है. फोटो बनाएंगे, सीधा एफबीडी बनाते हैं इसकी. ये जो डब्बा है, बॉल है, इस पे क्या क्या फोर्स लगने वाली है. इस पे फोर्स लग रही है, एक तो नीचे को mg लग रही है. ठीक है, पानी से हल्का है तो ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगेगी, है ना. और ऑब्वियसली ये बाइंड फोर्स ज्यादा होगी इस mg से, क्योंकि पानी से हल्का है. बाइंड फोर्स ऊपर को लग रही है, mg नीचे को लग रही है, लेकिन पानी से हल्का है तो बाइंड फोर्स ज्यादा होगी. और ये बटेगी किसमें, यहाँ पे टेंशन, रस्सी जो है साथ में जो टाइड है उस रस्सी, वो खींचेगी तो इस रस्सी में टेंशन डेवलप हो जाएगी. अब सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोल सकते हैं FB इज इक्वल टू mg प्लस t. हमें जो फाइंड करना है वो है टेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा, FB माइनस mg, राइट. तो टेंशन आएगा, FB क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू g माइनस mg. ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g माइनस mg. mg जो है वो कॉमन है, बाहर निकाल लो उसको, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस 1, राइट. अब जो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमें ये दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज n टाइम्स लाइटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड is density of liquid upon n times कम है वो, where n is greater than 1. ठीक है, तो density of, इसको मैं डाल सकता हूँ mg, density of liquid upon solid क्या हो जाएगा, n minus 1.
ओके ओके क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 20 okay question number 20 a solid no, two solids A and B float in water. It is observed that A floats with half of its body immersed in water, B floats with 1/4 of its volume immersed nahi above the water level. ठीक है, the ratio of the density of A to B. तुमने इसमें ये तो नहीं गलती कर दी 1/4 ये वॉल्यूम अबव द वाटर दिया हुआ है, इनसाइड नहीं है, तो इनसाइड 3/4 आएगा। ओके सर, ठीक है। यही गलती की है क्या? हाँ जी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 22 डन। ओके, ठीक है, चलो गुड, सही है। तो ये डाउट्स हो गए। अब अपना जो नेक्स्ट हमारा क्या बच्चा है, हमारा मैग्नेटिज्म बच्चा है, फोर्स बच्चा है। सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स नहीं कराओगे सर? वो फ्लूइड मतलब की प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स में से आता ही नहीं। फ्लूइड्स में से आता सर? अच्छा, ठीक है, तो ओके, तो हम एक काम करते हैं, फोर्स के कंसेप्ट्स। तुम लोग को फोर्स में एफपीडीज वगैरह ये सब बनानी आती है ना? ओके, थोड़े से इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं, चलो फोर्स के। ओके, तो फोर्स जो है वो जो तुम लोगों ने 9-3 में तो पढ़ी होगी, जो लोग बच्चे 9-3 में थे, ठीक है, और जो 9-1 वगैरह में थे, 9 या 10-1 में थे, तो उन्होंने शायद पढ़ी हो चीजें, एफबीडीज कैसे बनाते हैं, सिस्टम, अगर एक सिस्टम में एक से ज्यादा बॉडीज हैं और उस सिस्टम की एक बॉडी पे फोर्स लग रही है, तो हम सबकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालेंगे, पुली वाले क्वेश्चंस, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस, राइट? तो मुझे थोड़ा आइडिया दो कि ये क्वेश्चंस तुम लोगों ने किए हुए हैं या नहीं किए हुए, मतलब क्या स्टेटस क्या है तुम लोगों का? सर 9th में किए थे हम लोग। इसमें गीत रिवाइज करवा दो एक बार, मतलब वो काफी सर मैंने किए नहीं सर ये। सर फ्रिक्शन करवाओगे आप? नहीं, फ्रिक्शन नहीं आता वैसे, फ्रिक्शन पे यार क्वेश्चन नहीं आता। एनएलएम में हम बाकी सब चीजें करेंगे जो आती हैं।
कोई है जिसने ये बिल्कुल नहीं किया हुआ? ये चीजें सर मतलब थोड़ा सा किया हुआ सर, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। चलो पहले तो बात करते हैं थोड़ा सा फोर्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी टाइप की फोर्स लगती है, ठीक है। तो एक तो फोर्सेस आप लोगों ने ही पढ़ी हुई है, जैसे वेट हो गया। दो तरह की फोर्स, मतलब फोर्स को हम ब्रॉडली दो काइंड ऑफ फोर्सेस में कैटेगराइज करेंगे। एक फोर्स होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक फोर्स होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है? वो वाली फोर्स जो जिसके लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। तो वो कौन सी है? जैसे वेट, वेट लगने के लिए वेट mg, वो जो फोर्स है उसके लिए अर्थ के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। कोई अगर बॉडी में ऊपर से भी यहाँ से भी छोड़ता हूँ वो भी नीचे जाएगी, क्योंकि वेट उस पर लग रहा है। कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसका जो वेट है वो लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हमने पढ़ी होती है। जैसे ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, दीज आर ऑल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो हम दो तीन तरीके के अभी करने वाले हैं, तो उन पे एक एक करके चर्चा करेंगे। थोड़ी सी थोड़ा सा बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे इसको, ताकि तुम लोगों को अच्छा सा आइडिया हो जाए और अच्छे से जिन्होंने किया भी हुआ है उनका थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन सी हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक तो हो गई नॉर्मल फोर्स, मैं बताऊंगा कौन कौन सी फोर्स क्या क्या है। एक हो गई टेंशन, ठीक है, और एक हो गई फ्रिक्शन। ये जो तीनों तरह की फोर्स मैंने जो लिखी है, जो तीन फोर्स लिखी है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, इन तीनों फोर्सेस के लिए कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना इतना तो आपको पता ही है कि फ्रिक्शन तभी लगेगी अगर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी। एक बॉडी दूसरे के साथ अगर घिसेगी तभी फ्रिक्शन लगेगी, अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं लगेगी, नेचुरल सी बात है। तो वो हो गई कांटेक्ट, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, की कांटेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल की, है ना। अब नॉर्मल क्या चीज है? नॉर्मल जो हम लोगों ने जैसे पहले वो बायंसी वाले क्वेश्चन में वो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकाली थी, वेइंग बैलेंस की, प्लेटफॉर्म वाले की, तो उस पे जो लग रहा था वो नॉर्मल रिएक्शन है। चलो नॉर्मल रिएक्शन लगता कैसे? जब भी कोई बॉडी, तो जैसे सपोज ये पेन है, इस पे पड़ा है बुक पे, तो इस पेन ने इस बुक के ऊपर, इस कॉपी के ऊपर अपना वेट एक्सर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो दिस पेन इज एक्सर्टिंग अ एक्शन फोर्स। न्यूटन फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, न्यूटन थर्ड लॉ पे आऊंगा। न्यूटन का थर्ड लॉ जो कहता है वो क्या कहता है? ईच बॉडी experiences an equal and opposite reaction force, ठीक है। तो अब इस पेन ने इसके ऊपर वेट लगाया विच इज नोन एज एक्शन फोर्स है। तो ये जो कॉपी है ये इसके ऊपर एक रिवर्स फोर्स लगाएगी विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स। तो उसको अगर मैं थोड़ा फोटो बना के बताऊं, ये सपोज टेबल है,